हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि आपका जो एनटीपीसी फेज़ 2 एग्ज़ाम है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 16 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिस्कशन हम लोगों ने इससे पीछे के सेशन में करा है। वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल आज के इस सेशन में हम लोग 17 और 18 जनवरी को जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 17 जनवरी को हुए एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए साइंस क्वेश्चन की, फिर बात कर लेंगे हम लोग 18 जनवरी की। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। आप सभी कहेंगे सर बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा कंठागर रखेंगे कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आप कहेंगे ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखना कि वायु के द्वारा जो दाब एग्जर्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है, तब आप क्या कहेंगे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 ATM इक्वल टू कितना पास्कल, तो आप कहेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आप इस वैल्यू को भी ध्यान में रखेंगे। कहीं भी अगर आपको ये मिले कि 1 ATM इक्वल टू वाट, तो आप क्या कहेंगे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो ये ATM लिखा हुआ है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है सर? शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि संक्षिप्त रूप है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा, तो आप क्या कहेंगे? सर बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने करा। बैरोमीटर का आविष्कार किसने करा? तो सर टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने करा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा गया है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? आप सबों को मालूम है कि वोल्ट मीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो सर विभव या विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। विभव या विभवांतर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सर आमीटर का उपयोग करते हैं। तो आप इस दोनों ही पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा ही पॉपुलर सा ये क्वेश्चन है और आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किससे विभवांतर मापा जाता है? तो आप कहेंगे वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? तो सर विभव या विभवांतर के मापन में होता है। ध्यान में रखेंगे कि वोल्ट मीटर को हम लोग विभव मापी भी कहते हैं। वोल्ट मीटर को क्या कहते हैं? विभव मापी भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विभव मापी है, तो आप क्या कहेंगे? सर निम्नलिखित में से विभव मापी मेरा क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी परिपथ की विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाएगा, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि सर परिपथ के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा सर? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। जबकि आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो हम लोग आमीटर का उपयोग करते हैं, तो विद्युत परिपथ में आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो आप सभी कहेंगे सर आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जबकि आपका जो वोल्ट मीटर है इसको किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। पीछे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बताया भी था। क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होगा? आप सभी को मालूम है कि विद्युत धारा का SI यूनिट क्या होता है सर? एम्पियर होता है। क्या होता है सर? एम्पियर होता है। ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं।
मेरे मित्र अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा को किसने खोजा था, तो आप क्या कहेंगे कि सर विद्युत धारा को एम्पियर ने खोजा था। और एम्पियर के सम्मान में ही, मतलब क्या कि उसी वैज्ञानिक को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं सर, एम्पियर लिखते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे भाई कि विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो आप कहेंगे एम्पियर ने खोजा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, विद्युत धारा आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है? आप सभी कहेंगे सर विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि विद्युत धारा आपका मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूल राशि की संख्या आपके पास कितने हैं, तो सर 7 हैं। सर कौन कौन से मूल राशि हैं, तो आप कहेंगे सर लंबाई है, द्रव्यमान है, तापमान है, विद्युत धारा है, इसके बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का परिमाण है, फिर आपका लुमिनियस इंटेंसिटी है जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या हैं सर, ये सब के सब मूल राशि हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा आपका कौन सा राशि है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर विद्युत धारा जो है ये मूल राशि है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 कि चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च हुआ। जी हाँ, आपसे इसके पीछे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया। पिछले शिफ्ट में यानी कि पीछे वाले एग्जाम में आपसे ये पूछा गया कि चंद्रयान आपका 1 जो है ये कब लॉन्च हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था सर कि चंद्रयान 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ। और आपसे इस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च हुआ। तो मेरे मित्र आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रयान 2 जो है आपका ये श्रीहरिकोटा में जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रयान 2 आपका कब लॉन्च हुआ, तो आप क्या कहेंगे सर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। कहां से लॉन्च हुआ, तो सर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत के तापीय प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता है। आपका ऑप्शन है विद्युत बल्ब, सुरक्षा फ्यूज, विद्युत हीटर और एमसीबी। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विद्युत के तापीय प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये विद्युत का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो मेरे मित्र हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। सर इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को ही हम लोग विद्युत का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये होता क्या है। तो आप सभी कहते हैं कि सर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार गर्म हो जाता है। और इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन बताया था, तो सर जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर किसी चालक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक तार की प्रतिरोध R हो और धारा T समय तक प्रवाहित हो रहा हो, तो इससे जो ऊष्मा निकलेगी वो क्या होगा सर, तो सर इससे ऊष्मा I² RT के फॉर्म में निकलेगा। इससे ऊष्मा किस फॉर्म में निकलेगा, तो सर I² RT के फॉर्म में निकलेगा। और ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूला को या इस नियम को किसने दिया था, तो सर जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को किसने खोजा, तो आप कहेंगे जूल ने खोजा। क्या फॉर्मूला दिया था, तो सर H = I² RT। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसको खोजा किसने। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि विद्युत के तापीय प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता है। आपने क्या कहा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो गर्म हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहेंगे। विद्युत बल्ब से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो आप कहते हैं सर प्रकाश भी मिलती है और उष्मा भी मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि विद्युत बल्ब आपका किस पे काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। आपका जो सुरक्षा फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है सर, आप क्या कहते हैं, जब हमारे घर
में अतिभारण या लघु पथन के चलते, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के चलते ज़्यादा धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, तो जो हमारा विद्युत फ्यूज होता है वो क्या होता है, गल जाता है। मतलब ये हुआ कि आपका सुरक्षा फ्यूज भी किस पे काम कर रहा है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम कर रहा है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहा है। और फिर अगला ऑप्शन है आपका विद्युत हीटर। आप सबों को मालूम है हीटर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो अभी ठंड के दिनों में हाथ वगैरह सेकने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हीटर में क्या होता है सर, जैसे ही आप हीटर को प्लग से लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड से लगाते हैं और प्लग ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका जो कॉइल होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है, मतलब आपको वो हीट दे रहा है। मतलब विद्युत हीटर भी क्या है सर, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य कर रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके ऑप्शन में MCB भी है, आप सभी इसको अच्छे से जानते होंगे। आपके घरों में अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह MCB का उपयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये आपका ऑटोमेटिकली काम करता है। ये क्या होता है सर, ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन ये किस पे आधारित होता है, तो जो MCB जो होता है वो आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी कि MCB विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता है, तो आप सभी कहेंगे सर MCB इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है। और ये किस पे काम करता है सर, तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा गया कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आप सबों को मालूम है कि आपका जो फ्रूट है वो आपको मीठा लगता है, किसके उपस्थिति के चलते, तो सर फ्रक्टोज के उपस्थिति के चलते। और फ्रक्टोज है क्या, तो सर ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, इसी को हम लोग शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फलों में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे सर, फ्रक्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर, फ्रक्टोज पाई जाती है। और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फल किसकी उपस्थिति के चलते आपको मीठा लगता है, तो फ्रक्टोज की उपस्थिति के चलते मीठा लगता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो है वो क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, मल्टोज ये सब क्या है, तो ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रक्टोज आपका मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है या डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फ्रक्टोज है, जो आपका फ्रक्टोज है ये क्या है सर, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। और जो आपका सुक्रोज है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो आपका सुक्रोज है ये क्या है सर, तो सर ये डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे जो अगला सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या कि निम्नलिखित में से किससे डाटा हस्तांतरण होती है। बच्चों ने इसका सटीक ऑप्शन तो नहीं भेजा, लेकिन ये बताया कि सर उसमें एक ऑप्शन ब्लूटूथ भी था। और आप सबों को मालूम है कि ब्लूटूथ से क्या होता है सर, डाटा ट्रांसफर होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ब्लूटूथ हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ब्लूटूथ से क्या होता है सर, डाटा ट्रांसफ़र होता है। ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते होंगे मूवी, वेब सीरीज, आपको खुद पता चल गया होगा। कोई आपका भास्ट क्वेश्चन ये नहीं था। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सभी को मालूम है कि जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। आप कहेंगे सर ये जिप्सम क्या होता है, तो मेरे मित्र जब आप जिप्सम की बात करते हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो सर CaSO4 2H2O होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जिप्सम बोलते हैं। और सर जब आप इसी जिप्सम को गर्म करते हो तो आपको CaSO4 ½ H2O मिलता है। यानी कि जिप्सम को जब आप गर्म करोगे
तो इसमें जो पानी के 2 मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं उसमें से क्या होगा कि इसका आधा मॉलिक्यूल्स यानी कि आधा पानी उड़ जाएगा, CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा आपका फॉर्मूला, और इसी को आप क्या बोलते हो सर, POP बोलते हो, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हो। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो जिप्सम में जो पानी उपस्थित है उसका आधा पानी उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हमको क्या फार्मूला बचेगा, CaSO4 हाफ H2O, और ये किसका फार्मूला होता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो आप सभी कहेंगे CaSO4 हाफ H2O, ये क्या हो जाता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का रासायनिक सूत्र हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि POP का रासायनिक नाम क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे सर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या होता है सर, तो आपके POP का रासायनिक नाम होता है। आप इस चीज़ को भी कंठाग्र करेंगे। मेरे मित्र अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि POP का उपयोग क्या होता है, तो सर जो आपका हड्डी टूट जाता है, प्लास्टर कराने आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, इसी POP का उपयोग करता है आपके टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए। आर्किटेक्चर में इसका यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये कुछ सिंपल यूज है POP का, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ इसका फॉर्मूला और रासायनिक नाम आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपसे सवाल करा गया है बड़ा ही आसान सा, और मेरे ख्याल से इसका जवाब आप सभी आसानी से दे पाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन बोले तो जिसमें आप कोई भी चीज़ जाते हो और टाइप करते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ जानना होता है अभी, तो आप क्या करते हो, गूगल करने जाते हो। मतलब क्या है, गूगल में आप सर्च करते हो, तो गूगल आपका सर्च इंजन है। गूगल से पहले हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन थे, जैसे कि यूसी ब्राउज़र का आप सभी नाम सुने होंगे, ओपेरा मिनी का आप सभी नाम सुने होंगे, याहू, बिंगो, ये सब के सब क्या है सर, सर्च इंजन है। लेकिन जो आपका फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है आपका, या फिर जो आपका इंस्टाग्राम है, या जो आपका यूट्यूब है, ये सब के सब क्या है, सोशल मीडिया साइट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। आपका गूगल क्या होगा सर, सर्च इंजन होगा। याहू जस्ट मैंने आपको बताया है, ये भी सर्च इंजन होगा। जबकि इंस्टाग्राम क्या है आपका, सोशल मीडिया साइट है, मतलब ये आपका सर्च इंजन नहीं है। जबकि ओपेरा मिनी भी क्या है सर, आपका सर्च इंजन है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल के संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गूगल के संस्थापक, तब आप किसका नाम लेंगे, तो सर गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज हैं। कौन है सर, लैरी पेज। और ध्यान में रखेंगे कि गूगल के CEO कौन है, तो आप सभी क्या कहेंगे, सुंदर पिचई। और आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि गूगल के संस्थापक लैरी पेज और इसके CEO कौन है सर, सुंदर पिचई हैं। आपके एग्जाम में संस्थापक से एक और क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन हैं। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस हैं, ध्यान में रखेंगे। जेफ बेजोस ही किसका संस्थापक है सर, तो अमेजन का। और अमेजन आपका क्या है सर, ई-कॉमर्स साइट है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब के सब क्या है सर, ई-कॉमर्स साइट है जहाँ पे आप खरीद बिक्री करते हो। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि गूगल के संस्थापक कौन है, लैरी पेज। ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के भी संस्थापक हैं। और जो आपका गूगल का CEO है वो कौन है सर, सुंदर पिचई है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मैंने पीछे के सेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, मानव आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर HCl स्रावित होता है, और ये चीज मैंने अच्छे से आपको पीछे के सेशन में बताया है। जो भी भाई बंधु पीछे के क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं देख पाए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आई वॉश एसिड कहलाता है। मेरे मित्र जब आप आई ड्रॉप लेने मार्केट में जाते होंगे तो आई ड्रॉप में एक कंपोजिशन जरूर लिखा हुआ रहता है, और वो क्या रहता है, बोरिक एसिड लिखा हुआ रहता है। और आप सबों को मालूम है कि अपने आंख को साफ करने के लिए हम लोग कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, तो सर बोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आई वॉश एसिड कहलाता है, आप क्या कहेंगे, बोरिक एसिड। यानी कि जो आपका बोरिक अम्ल है ये आई वॉश एसिड कहलाता है। इसका फॉर्मूला H3BO3 होता है। आप इसके फॉर्मूला को भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में
फॉर्मूला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 13 कि दुनिया का सबसे पहला मानव महिला रोबोट सोफिया, क्या होगा सर इसका आंसर? सोफिया हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको मालूम होगा कि दुनिया का जो सबसे पहला मानव महिला रोबोट है वो कौन है सर? सोफिया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था GSLV MK3 का उपनाम क्या है? GSLV MK3 का उपनाम क्या है? तो मैंने आपको पीछे के सेशन में GSLV और PSLV ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे GSLV का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगर PSLV का फुल फॉर्म पूछे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स MK3 का उपनाम क्या है, निकनेम क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि GSLV MK3 का उपनाम है फैट बॉय और बाहुबली। फैट बॉय और बाहुबली ये क्या है सर? GSLV MK3 का उपनाम है। ये उपनाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो आपका रॉकेट लॉन्चर है ये बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फैट बॉय या बाहुबली रख दिया गया। और हाँ, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है। तो मेरे मित्र आप पहले ये बताओ कि प्राथमिक रंग आपका कौन कौन सा है? तो आप सभी कहेंगे सर RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या है सर? प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। अब इस तीनों रंग को छोड़ करके जो भी रंग होगा वो क्या कहलाएगा सर? द्वितीयक कलर कहलाएगा यानी कि सेकेंडरी कलर कहलाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 18 जनवरी को हुए NTPC एग्जाम में आए हुए साइंस क्वेश्चन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 18 जनवरी को हुए NTPC एग्जाम में आए हुए साइंस क्वेश्चन की। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया। क्या सर? कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सबों को मालूम है कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा सर? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, ऑर्निथोलॉजी ही लिखते हैं या पक्षी विज्ञान कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी आपका क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन कहलाता है। जबकि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि इनमें से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? या आप ये भी कह सकते हैं कि एकमात्र आपका ऐसा पक्षी कौन सा है जो दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है? तो आप सभी कहेंगे हमिंग बर्ड। क्या होगा आंसर सर? हमिंग बर्ड हो जाएगा। तो ये आपका एक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, आपके फेज 1 एग्जाम में भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, यानी कि स्वपोषी कहलाते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी। ध्यान में रखिएगा कि पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं? तो सर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी NTPC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से खनिज लवण लेकर के क्या करता है सर? तो अपना ग्लूकोज बनाता है, यानी कि जो उसका फूड होता है, जो भोजन होता है उसको बनाता है। साथ ही साथ जल रिलीज करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है, बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ये बन पड़े कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के उपरांत कौन सी गैस निकलती है, तो आप सभी कहेंगे सर ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इस चीज को भी मैंने कई बार डिस्कस करा है और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान में रखिएगा कि अब आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए जिस भाई बंधु का अपकमिंग डेट में एग्जाम है वो पीछे के क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर देखें। पीछे के जितने भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी एग्जाम में वो सारा का एनालिसिस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मेरे मित्र आपको मैंने बताया था कि 2 आई डिफेक्ट आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। पहला तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष। ध्यान में रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्तियों को निकट की तो वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की ऑब्जेक्ट जो होती है वो तो दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आप कहेंगे निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, आप सभी को मैंने बताया है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ध्यान में रहे, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई पड़ेगा लेकिन निकट का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष आपका किस लेंस से ठीक होगा, तो सर उत्तल लेंस से ठीक होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5वें नंबर का क्वेश्चन कि सल्फर किस रूप में मिलता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो सल्फर है, आपका जो सल्फर है ये संयुक्त अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में मिलता है, तो सर संयुक्त अवस्था में मिलता है। लेकिन ये किसके साथ कंबाइन होता है, किसके साथ संयुक्त अवस्था में रहता है, तो सर आपका सल्फर ज्यादातर धातु के सल्फाइड और सल्फेट के रूप में मिलता है। धातु के सल्फाइड और सल्फेट के रूप में मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फर किस रूप में मिलता है, तो दोनों आंसर हो सकता है, संयुक्त अवस्था भी आंसर हो सकता है और धातु के सल्फाइड और सल्फेट के रूप में मिलता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सल्फर के अपरूप कौन कौन होते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि अल्फा सल्फर और जो बीटा सल्फर है ये दोनों ही क्या हैं सर, सल्फर के अपरूप हैं। आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आपसे हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सल्फर किस रूप में मिलता है, तो आप कह सकते हैं धातु के सल्फाइड और सल्फेट के रूप में मिलता है या धातु के साथ संयुक्त अवस्था में मिलता है। मेरे मित्र आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, और आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में बोनापन का कारण कौन सी ग्रंथि है। मेरे ख्याल से आपका ये दोनों नहीं पूछा गया होगा, लेकिन बच्चों ने ऐसा बोला है कि सर ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। आपके बॉडी में वृद्धि के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस होती है वो किस ग्रंथि से होती है। आप सबों को मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से होती है। तो आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहेंगे, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य में बोनापन का कारण कौन सी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य में बोनापन का कारण यानी कि नाटापन का कारण कौन सी ग्रंथि होती है। तो मेरे मित्र, जब आपका पीयूष ग्रंथि सही मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर पाता है, स्रावित नहीं कर पाता है, तो इंसानों में क्या होता है सर, बोनापन आ जाता है, यानी कि इंसान का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, उसकी जो हड्डियां होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अच्छा, जब ये ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो इंसान क्या हो जाएगा सर, बोना हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि आपके हड्डी के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन चाहिए वो उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सर, हड्डी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो इंसान आपका बोना का बोना ही रह जाएगा, छोटा का छोटा ही रह जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में बोनापन का कारण कौन सी ग्रंथि है, तो आप कहेंगे पीयूष ग्रंथि का ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट ना करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो सर पीयूष ग्रंथि से आपका क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन आपका सेक्रेट होता है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ही क्या बोला जाता है सर, मास्टर ग्लैंड्स भी बोला जाता है या मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है कि 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुका है। कितना बार परमाणु परीक्षण हुआ है सर, 2 बार परमाणु परीक्षण हुआ है। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण में हुआ था। ये पोखरण कहाँ है सर, तो राजस्थान में है। और पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था सर, पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसको हम लोग पोखरण 1 के नाम से जानते हैं, और ये कब हुआ, 1974 में हुआ। इसके ठीक 24 साल बाद यानी कि 1998 में परमाणु परीक्षण दोबारा किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोखरण 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोखरण 2 बोलते हैं। और जो आपका दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ सर, तो सर पोखरण में ही हुआ। कहाँ पे हुआ सर, पोखरण में ही हुआ। तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 1998 में परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो आप सभी कहेंगे पोखरण में किया गया। 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ वो और किस नाम से जाना जाता है, तो पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि 1998 में जो आपका ये परमाणु परीक्षण हुआ था ये कैमा परमाणु परीक्षण था, तो आप सभी कहेंगे सर ये दूसरा परमाणु परीक्षण था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1974 में हुआ था। मेरे मित्र, एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में रखेंगे कि जो 1998 में आपका परमाणु का दूसरा परीक्षण हुआ था, जिसको हम लोग पोखरण 2 नाम से जानते हैं, इसका लीडर कौन थे सर, तो सर इसका लीडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोखरण 2 यानी कि दूसरे परमाणु परीक्षण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है कि कालाजार किसके कारण होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कालाजार जो है ये आपका लेशमेनिया डोरवानी नामक परजीवी के कारण होता है। कालाजार किसके कारण होता है सर, तो कालाजार जो है वो लेशमेनिया डोरवानी नामक परजीवी के कारण होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालाजार का वाहक कौन है या कालाजार किस मक्खी के काटने से होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे सर, कालाजार बालू मक्खी के काटने से होता है, यानी कि सेंड फ्लाई के काटने से आपका क्या हो जाता है, कालाजार हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कालाजार किस परजीवी के कारण होता है, तो आप कहेंगे लेशमेनिया डोरवानी के कारण होता है। लेशमेनिया डोरवानी क्या है सर, तो एक प्रकार का परजीवी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है, तो आप सभी कहेंगे विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। विक्रम साराभाई वैज्ञानिक का नाम है, जिसके नाम पे आपका जो चंद्रयान 2 है उसके लैंडर का नाम रखा गया। विक्रम साराभाई से सिर्फ और सिर्फ विक्रम को ले लिया गया।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इंडियन स्पेस का जनक किसको बोला जाता है, या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे विक्रम साराभाई को बोला जाता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, तो सर विक्रम साराभाई को बोला जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि भारत में रेडियो की शुरुआत जून 1923 में हुई। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेडियो के खोजकर्ता कौन थे, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर रेडियो के खोजकर्ता मार्कोनी थे। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के कोई भी प्रश्न आपको दोबारा मिल जाएगा, उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।